हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। टॉपिक क्या है कि जो क्वेश्चंस हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे हम आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं, मेडिकल के एग्जाम्स देते हैं, नीट का देते हैं, तो उनके एंट्रेंस में जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9th 10th अगर 11th 12th इनके अंदर हम अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो आपको एकेडमीज में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर अगर आप जाते भी हो तो आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। वो लोग जो ट्रिक्स आपको सिखाते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से जल्दी से उनको आप पकड़ लेते हैं। तो मैंने आज ये ट्राई किया है और देखा भी है कि 9th और 10th क्लास में बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार ही नहीं किया जाता जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम में बैठते हैं, या फिर एग्जामिनर उससे क्वेश्चंस पूछता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमने 2 साल का बैक किया, 3 साल हमने कोचिंग ली और हमसे हुआ नहीं। तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने 9th क्लास से स्टार्ट किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं और कैसे हम उनके साथ साथ ही प्रिपरेशन, क्योंकि थोड़ा सा प्रिपेयर और करना है हमें। मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल्स की वीडियो बना के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी की करवा रखी है। सभी उसके अंदर जो भी रिसर्च थी, एटम को कैसे डिस्कवर किया था, जिन साइंटिस्ट ने किया था, जिस सीक्वेंस में किया था, उन्होंने सारे मॉडल्स करवा रखे हैं। एटम के मॉडल किसने किसको डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया था, जो थ्योरीज उसके बारे में थी। अब हम उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके एक व्यूज देखते हैं और उनमें से जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है वो हम आपको करवाएंगे साथ साथ में। तो हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं और हमने फर्स्ट टॉपिक किया है आज एटम एंड मॉलिक्यूल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर? मैटर हमने पढ़ा था, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? दैट इज द एटम। आंसर क्या है इसका? एटम। ये हमने जो थ्योरी की स्लाइड करवाई थी उसके अंदर भी किया था कि व्हाट इज एन एटम। एटम आर डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, कि मैटर को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है उसकी? एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। जिस केमिकल को वो बना रहे हैं उसके एटम्स के अंदर, उस मैटर के एटम्स के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? शो होती है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेला नहीं रहता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। इंस्टेड अगर आयनिक फॉर्म में है या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स में तो एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो ये क्या है? एटम्स के बारे में हमें क्या पता चला कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए मैटर्स के लिए क्या जरूरी होता है? एटम। इज एटम डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स? क्या एटम्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है? नो। अकॉर्डिंग टू, अगर डाल्टन हम बात करते हैं तो एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या कहा था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट atoms are made up of small particles which are invisible and indestructible building units. Indivisible कि जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, indestructible जिनको तोड़ा भी नहीं जा सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं तो एटम्स क्या फैक्टर है? वैसे तो एटम का मतलब ही क्या होता है? अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक द एलिमेंट। एटम्स वो छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम एटम के सब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर ये अलग हैं तो वो एटम की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगर अलग से प्रोटॉन प्रेजेंट, अलग से न्यूट्रॉन प्रेजेंट, अलग से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उस एटम की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन एटम को बनाने के लिए भी स्मॉलेस्ट 3 यूनिट्स यूज होती हैं, दैट्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज वास्ट, सो एटम्स आर 99.9% एम्प्टी स्पेस। ये होता है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से सेल्स के अंदर घूमते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सेल के बीच में जो स्पेस होता है, दैट आर द एम्प्टी स्पेस। और ये ज्यादातर क्या है? ब्लैंक होता है। तो हमने क्या पूछा है कि एटम्स को डिवाइडेड किया जा सकता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर? नहीं। अगर उसकी यूनिट्स पूछी जाए कि एटम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है, दैट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। हु मेक मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स को कौन बनाता है, या फिर मॉलिक्यूल्स की कंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू होती है?
मोर देन वन एटम कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। कि मॉलिक्यूल्स बनाने में क्या है, मोर देन वन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। हमने जब मॉलिक्यूल्स की स्लाइड पढ़ी थी तो उसके अंदर कहा था मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम बाउंडेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। एटम may be depicted by the circle shapes, each of which has a nucleus at the center, surrounded by one or more concentric circles representing the shell। तो मॉलिक्यूल्स किससे बनता है, मोर देन वन एटम से। कैसे ज्वाइन करते हैं वो एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। एटम्स को डिपिक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कुलर इस तरीके की शेप दैट रिप्रेजेंट दैन एटम, और इसके कंसेंट्रिक रिंग्स, इसके चारों तरफ जो रिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं उनके साथ में, जिनको हम सेल या फिर लेवल या ऑर्बिट्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूनिट एटॉमिक रेडियस मेजर। एटम का जो रेडियस होता है, क्योंकि हमने किस तरीके से इसको शो किया है, सर्कुलर, तो सर्कल का क्या होता है, रेडियस। तो उसका रेडियस किस तरीके से, किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, किस मीटर में यूज किया जाता है, किस क्या यूनिट इसके लिए यूज करती है, दैट आर द नैनोमीटर, 10⁻⁹ दैट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के अंदर क्या है, रेडियस को मेजर किया जाता है। इतना छोटा सा एटम होता है। इसमें देखो आपको हमने करवाया था एटम, हाइड्रोजन की कितनी रेडियस है, 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर में से होती है इसको। और रेडियस क्या होता है हमारा, एटॉमिक रेडियस इज जनरली मेजर इन द नैनोमीटर। नैनोमीटर्स में क्या है, इसको मेजर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर किस तरीके से उसको यूज करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। एटम इज मेड अप ऑफ विच पार्टिकल, एटम किन पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है एटम की। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके कंसेंट्रिक जो रिंग्स होती हैं उनके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर ये कार्बन का एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पहली सेल के अंदर हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसकी बाहर वाली सेल के अंदर है। तो किसका कार्बन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं उसके अंदर, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल के अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट सेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन करने के लिए एटम्स क्या है, इसके सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंटेन विच चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्जेज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, नो चार्जेस, कोई भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो चार्ज को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोलंबस, सी मीन्स कोलंबस। मास जो होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अगर हम प्रोटॉन के ऊपर क्या कहा हमने, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होते, न्यूट्रल होता है वो। तो पॉजिटिव चार्ज की रेंज क्या होती है, किस में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मेजरमेंट होता है, पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलंबस। ये चार्जेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेम चार्जेस होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। और याद करने का तो बहुत आसान सा तरीका है, पी से पॉजिटिव और पी से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल नो, एन से न्यूट्रॉन एन से नो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन, वैसे भी बच जाता, 2 के पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्जेस ही बचेंगे। तो इसकी मेजरमेंट्स क्या आती हैं कि जो चार्जेस क्या है, 1.602 इंटू 10⁻19 कोलंबस, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, -1.602 इंटू द 10⁻19 कोलंबस। ये माइनस चार्जेस हैं, ये प्लस चार्जेस हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता, देन देयर इज 0 चार्जेस। अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्ट सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का वेट होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स सेम मास के होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट मास के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इनका मास होता है।
तो आपको ये टर्म याद रखनी है एग्जैक्ट, 1.602, 1.67, ऐसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि 1.67 को चार्जेस के अंदर कर दिया, 1.602 को मासेस के अंदर कर दिया। चार्जेस में क्या है, अगर याद करना हो तो इससे अच्छा तरीका, चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सी का कौन सा अल्फाबेट है, थर्ड अल्फाबेट है। तो इसमें चार्जेस में क्या आएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, 0.602, और मास के अंदर क्या है, 2 डिजिट आती है, 67। तो ये चीजें न्यूमोनिक्स इसको हम बोलते हैं, जिसको हम चीजों को रटते नहीं हैं, उनको क्रैम नहीं करते हैं, उनको चीजों को थोड़ा सा सुलझा के याद करते हैं, क्योंकि सेम है, चार्जेज है, मासेज हैं, तो डिजिट से क्या है उनकी अलग अलग कर लेते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता 1.6 था या 1.67 था या 602 था, तो वो चीजें कंफ्यूज क्रिएट नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट वन इज द वेयर द मास ऑफ एटम लोकेटेड। जो हमने मास की बात की है एटम की, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, एटम के अंदर। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों का सम जब हम करते हैं तो वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है, एटम का मास। यहां हमने मास किया था प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, ये मास था इनका। लेकिन हम बात कर अब किसकी बात कर रहे हैं, एटम के मास। एटम का मास कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को कंबाइन करके हम उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। ये देखो एटॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं, यू से उसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU। और एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 16, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये आपको स्टैंडर्ड है, ये आपको याद ही कर लेनी है कि इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास कहां पर प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की क्या यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय द U। एटॉमिक मास यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, U से। Z रिप्रेजेंट इन एटम, जेड के अंदर, एटम के अंदर Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंटेशन करता है। A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। ये देखो ये E क्या है, सिंबल करता है एलिमेंट के लिए, जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर ऊपर प्रेजेंट होता है A, दैट रिप्रेजेंट द मास नंबर, और नीचे प्रेजेंट होता है Z, दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। याद करो, अगर ए याद करने का आसान सा तरीका इसका क्या है, हम अल्फाबेट्स जो पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है, A to Z। फर्स्ट इज A, दैट रिप्रेजेंट मास नंबर, और A पहले प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स वो ऊपर प्रेजेंट होता है, और Z क्या लास्ट में आता है, वो नीचे प्रेजेंट होता है, दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। तो ये आपको याद करना है। देखो हीलियम में होता है जैसे He, दिस इज द सिंबल ऑफ द हीलियम। नाम क्या है इसका, हीलियम। नीचे मास नंबर है इसका, दैट रिप्रेजेंट द Z, एंड A रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, दैट इज द 2। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे जाके इनका कंफ्यूजन नहीं होता कि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिखी हुई तो इसका क्या मतलब होता है। अगर जैसे कार्बन लिखा होता है, कार्बन कैसे लिखा हुआ होता है, कार्बन C6 और ऊपर होता है 12, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसको, C6 और नीचे 12। ये होता है यहाँ पे जैसे एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक मास। C6H12, ये 6 क्या रिप्रेजेंट, A रिप्रेजेंट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर, और ये Z रिप्रेजेंट करता है उसका एटॉमिक मास। A मास, Z नंबर, ये उल्टा करके लिखा हुआ है शायद इन्होंने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रखी है इनकी, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि A रिप्रेजेंट करता है मास को और Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। इस तरीके से, चाहे ऊपर नीचे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है वो गलत तरीके से। ये देखो A और Z क्या है, उसका एटॉमिक मास। एक सेकेंड, Z है एटॉमिक नंबर, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, जो उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। उस एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अगर हम ये देखो C6 ऊपर 12, नीचे क्या होता है
जेड आता है ऊपर, ए आता है और ए रिप्रेजेंट द मास एंड जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। ये यहाँ पर गलत तरीके से दे रखा है अभी। और ये देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है जेड, और नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए रिप्रेजेंट क्या करता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ए के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जेड किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो ये यहाँ पर ऐसे चेंज होती है ना, वो आपको याद रखनी है। ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और उसके साथ साथ प्रोटॉन को भी, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही है उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इन्होंने पी की जगह क्या कर दिया, ए जेड रख दिया, क्योंकि जेड क्या है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, दैट इज रिप्रेजेंट द मास नंबर एंड विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या है, जैसे कार्बन का 6 यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर है, 12 क्या एटॉमिक मास है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो 13 है। यहाँ पर चेंज है, एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास क्या है 14 है। एटॉमिक नंबर सभी का क्या है 6 है, लेकिन एटॉमिक मास सभी का क्या है डिफरेंट है। तो ये क्या है, सभी आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, उसके जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, दैट्स आर द आइसोटॉप्स। और कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 14, कार्बन 13 एंड कार्बन 12। और कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसके अंदर से अपने आप से जो रेडिएशंस होती हैं वो एमिट करती हैं। जो हम एक्सरेज करवा के आते हैं ना, रेडियो एक्टिव एक्सरेज जो होते हैं उनकी, वो क्या करते हैं यहाँ से इसको रेडियो एक्टिव रेडिएशन से एमिट करते हैं। और ये यूज किया जाता है, जैसे पुराने वो होते हैं ना, पहाड़ हो गए या फिर हमें कोई भी पुरानी चीजें जब मिलती हैं खुदाई के बाद, तो उनकी एज डिटेक्शंस के लिए तो वो इसमें यूज किया जाता है, जिसको हम कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन 14 डेटिंग, दैट वन इज अ डेटिंग। तो वो इसमें यूज की जाती है एज फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के अंदर और उन सब चीजों के अंदर। मास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ए इन ग्राम इज कॉल्ड ए मोल एंड कंटेन द एवोगैड्रो नंबर। इन्होंने क्या बताया है, ए क्या था एटॉमिक मास और जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। ये इक्वल किसके होता है, एक मोल के इक्वल होता है। और एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं उसके अंदर, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर। बात समझ में आई? आपको एवोगैड्रो नंबर याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। इसके रिप्रेजेंट बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर का भी ये वैल्यू है, और एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड आल्सो बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें से आपको ये चीजें सारी याद रखनी है। व्हाट इज एटॉमिक मास, मास किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, और व्हाट इज द आइसोटॉप्स एंड व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। ये सभी की डिस्कवरी आपको याद रखनी है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और किस एक्सपेरिमेंट से किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किस एक्सपेरिमेंट से किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किया था। प्रोटॉन को डिस्कवर किसी ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन द 1909 ड्यूरिंग विथ फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट भी याद रखने हैं कि प्रोटॉन को किसने किया था, रदरफोर्ड ने। याद करना PR, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड, ओ आता है इसके आगे GOLD, गोल्ड, प्रोटॉन, ओ से याद रह जाएगा ना, गोल्ड में भी ओ आता है और प्रोटॉन में भी ओ आता है। तो ये क्या आपको याद होने का आसान तरीका है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से किया था। रदरफोर्ड मॉडल of atom was rejected because it failed to obey the law of physics as they were known at that time.
जो फिजिक्स के लॉज टाइम पर फेमस थे उन्होंने वो लॉज नहीं लगाए थे, तो वो इसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। लेकिन ये चीज उन्होंने बता दी थी कि प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया था रदरफोर्ड ने 1909 के अंदर। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? गोल्डफॉयल के थ्रू। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक। 1932 के अंदर जेम्स चैडविक डिस्कवर दैट मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आल्सो कंटेन अनदर न्यूट्रल पार्टिकल्स दैट आर नोन एज द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया था, विच इज स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन बट हैज नो चार्ज। थोड़े से ज्यादा क्या है, मैसिवली होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता उनके पास। His experiment involved bombardment beryllium atom with alpha particles which produce a strong beam of particles that was not deflected by the electric field. इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करके, तो उन्होंने तब इसको क्या है, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन्स क्या कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सेपरेट किसको करते हैं? प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स के बीच में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके साथ साथ। They do not repel each other, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता। रिपेलिंग तब होती है जब उनके पास सेम चार्जेज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, उनके पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो वो इसको रिपेल नहीं कर पाते हैं। Who डिस्कवर एटम? एटम को किसने डिस्कवर किया था? जॉन डाल्टन। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के फादर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया था। 1803 के अंदर जॉन डाल्टन गिव द फर्स्ट सिस्टमेटिक आइडियाज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया। क्या कहा था? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दे आर इंडिविजिबल। जॉन डाल्टन ने ही ये बात कही थी। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उनको बना भी नहीं सकते हैं और खत्म भी नहीं कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। और ये छोटे से पार्टिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट इन 1897 सर जे थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। याद करने का आसान सा तरीका बताऊं इसका? ई क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। He carried out detailed and conclude that the atom is not the last but ultimate particles of matter, but consist of some fundamental particles, negative and the positive charges. अब थॉमसन ने ये कहा कि उसके पास ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही एटम है। एटम के अंदर और छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, और इन्होंने नेगेटिव चार्ज का कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे अब 1907 के अंदर। What is the another name of the Rutherford experiment? रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया था? दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम है उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया था? दूसरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से क्या है उनका डिस्कवर किया था। गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था ना, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। प्रोटॉन के अंदर था ना, ये देखो गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करवाई थी उन्होंने, तो अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको मैंने उस वीडियो के अंदर करवा रखे हैं, तो वहां पर आप इसको पढ़ सकते हो। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितने चार्जेज होते हैं? +2 का चार्जेज होता है, जो हीलियम के इक्वल होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स को कई बार हीलियम भी लिखा जाता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से अल्फा लिखा जाता है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव द +2 चार्जेस एंड मास इज द 4। अल्फा पार्टिकल्स आर रिलेटिवली स्लो एंड हैवी। हैवी होगा तो स्लो चलेगा, जाहिर सी बात है। लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है एंड यू कैन स्टॉप दैम जस्ट। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? किसी चीज के अंदर घुसने की पावर। मीन्स कि यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट हो, इसको यहाँ से क्रॉस करना है या फिर किसको पेनिट्रेट करना है, दैट वन इज द पेनिट्रेशन पावर। कितने स्पीड से करता है और कितना जल्दी कर पाता है और कितना कर पाता है। तो इतने लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि इनको सीट ऑफ पेपर अगर आगे रख देते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स उनको भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज दे हैव ए लार्ज चार्जेस अल्फा पार्टिकल आयनाइज देयर एटम्स स्ट्रांगली। ये क्या करते हैं? अपने एटम्स को जल्दी से आयनाइज कर लेते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की पावर और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर बहुत जल्दी बहुत होती है इनके अंदर।
ये तो अल्फा पार्टिकल्स। विच चार्जेस एटम न्यूक्लियस कंटेन, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन से चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, क्या चार्जेज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। पॉजिटिव चार्जेज होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन्स के बराबर ही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर जब हम बताते हैं, दैट वन इज द एटॉमिक मास। और बाहर की तरफ क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, सेल के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पूरे एटम की अगर हम बात करते हैं तो पूरे एटम के ऊपर क्या चार्जेज होता है, विच चार्जेस एटम कंटेन, दैट वन आर द न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एटम हैज नो ओवरऑल चार्जेस, कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हु चार्ज एग्जैक्टली कैंसल। इतने ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दोनों क्या है, कैंसिल हो जाते हैं। एक क्लोरीन एटम हैज द 17 प्रोटॉन विच मीन्स इट हैज द 17 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं उनका इफेक्ट। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्जेस, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास तो वैसे ही कोई चार्ज नहीं होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल कर लेते हैं। दैट मीन्स द एटम के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं, फिर क्योंकि हमने कहा कि एटम्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिखते हैं ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखते हैं, लेकिन वो क्या है, एटम नहीं, वो आयनिक फॉर्म होगी यहाँ एटम की। तो वहां पर क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, अगर जैसे ये है Na, अगर इसने अपनी जो तीसरी सेल है यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें आयनाइजेशन क्या बनता है ना, इसका कॉम्बिनेशन क्या, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट वन इज द 11। और 11 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और 11 ही क्या बनेंगे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2 फर्स्ट सेल के अंदर, 8 नेक्स्ट सेल के अंदर, अब बच जाता है 1, दैट वन इज द थर्ड सेल। लास्ट सेल के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 5 से कम चार्जेस होते हैं इनके पास, 5 से कम इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके पास होते हैं, तो ये क्या करते हैं, लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं कि आप ही ले लो और बॉन्ड बना लो। यही सोडियम ने किया। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किसी और को दे देगा। अगर लूज कर देता है तो कौन से चार्जेस बन जाते हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर सोडियम एटम था, यहाँ पर सोडियम क्या है, आयंस है, क्योंकि इसके ऊपर अब चार्जेस आ गए, दैट वन इज द पॉजिटिव। अगर कोई क्या करता है, दूसरा कोई ले लेता है, जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 हैं, तो 17 में क्या बनता है उसके पास, 2, 8 एंड 7। अब ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, दूसरे जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसके बाद अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसकी सेल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि थर्ड सेल के पास कितने आते हैं, 8 एटम आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, 8, 8 इसके पास क्या है, फिर इसकी कैपेसिटी जो है वो फिल हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, और जब लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आयंस की फॉर्मेशन इसके अंदर बनती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1s 2s 2p 3s 3p। ये मैंने आपको स्क्रोडिंगर की जो थ्योरी बताई थी लास्ट में, कि उन्हें सेल को सब सेल के अंदर डिवाइड कर दिया sp d एंड f के अंदर। तो वो इस तरीके से है 1s फिर 2s 2 का s का 2p, थर्ड सेल जब स्टार्ट होती है तो 3s 3p 3d इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो वो क्या है, इसके लास्ट सेल के अंदर आते हैं, दैट वन इज द 3p। p के पास कैपेसिटी होती है 6 लेने की, s के पास कैपेसिटी होती है 2 लेने की। तो दोनों के अगर हम काउंट करते हैं थर्ड सेल के अंदर, तो दोनों क्या बन जाते हैं फिर 8 सेल के अंदर। ऐसे ही सेकंड सेल की बात की है तो s की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, और p की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इस सेकंड सेल के पास भी क्या बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। तो इस तरीके से 8 कंप्लीट होते हैं इनके। और फर्स्ट के पास तो होते ही 2 हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सब सेल है, दैट वन इज द s सब सेल, और s के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या है, रिवॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरीके से क्या है, इसके अंदर आयन की फॉर्मेशन होती है। दैट वन इज द, अगर कोई लूज कर देता, अपने दे देता है, तो पॉजिटिव आयन ही को, पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। और कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, किसी से लेता है, तब उसके ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्जेस जाता है। नेगेटिव चार्जेस को हम बोलते हैं एनायन। याद कैसे करोगे, 2 एन है मतलब ज्यादा नेगेटिव है, एक एन एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से याद कर सकते हो, तो कुछ चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी। व्हाट इज कैटायन, व्हाट इज एनायन। एनायन मीन्स 2 एन ज्यादा है, 2 एन प्रेजेंट है उसके पास, मीन्स नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है तो एनायन। ये देखो न्यूट्रल होता है एटम, अगर वो लॉस कर देता है तो कैटायन, कैटायन पॉजिटिव, अगर वो गेन करता है एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से याद कर लेना। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए इस तरीके से।